हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंट्रास्ट मीडिया। तो कंट्रास्ट मीडिया होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इससे क्या एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होती हैं और इमरजेंसी ड्रग्स इन्हीं कंट्रास्ट मीडिया के एलर्जिक रिएक्शंस के रिलेटेड। तो ये सब चीज़ जो है हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे। तो हमारा कंट्रास्ट मीडिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए, क्योंकि विदाउट कंट्रास्ट मीडिया हम कोई भी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन से कि हमारा जो कंट्रास्ट मीडिया होता है वो क्या होता है। तो हमारा कंट्रास्ट मीडिया एक सबस्टेंस होता है। क्या होता है? एक सबस्टेंस होता है जो क्या करता है, एनहांस करता है विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये क्या करता है, जो विजुअलाइजेशन होता है, मीन्स के कोई चीज़ कैसे दिख रही है उसको ये क्या करता है, ज़्यादा इम्प्रूव करके दिखाता है हमें, वो अच्छे से दिखता है हमें। एनहांस का मतलब होता है वो अच्छे से हमें दिखता है। कौन क्या दिखते हैं हमें? स्ट्रक्चर्स। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या है? बॉडी का कोई भी पार्ट, चाहे हमारे पास डक्ट्स हो, चाहे हमारे पास ऑर्गन्स हो, चाहे हमारे पास कोई भी क्या बोलते हैं वेसल्स हो, वो सारी क्या हो जाती हैं, इसमें एनहांस होती हैं। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, एनहांस करता है विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स। जो कंट्रास्ट मीडिया है, हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कंट्रास्ट मीडिया होता है। तो जैसे कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर हमारे पास सीटी के हैं, तो हम ज़्यादातर तो वही इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये याद रखनी है कि एमआरआई के केस में हमारा गैडोलिनियम कंट्रास्ट यूज़ होता है। कौन सा? गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट्स यूज़ होते हैं। अल्ट्रासाउंड, यूएसजी हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी। यूएसजी में हमारे पास यूज़ होते हैं गैस फिल्ड माइक्रो बबल्स। मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे बबल्स जैसे होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है? इनके अंदर गैस होती है। और ये जो बाहर से ये इसकी कवरिंग होती है, ये बनी होती है लिपिड की। किसकी? लिपिड की, ताकि ये आराम से क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए जब हम कंट्रास्ट को इंजेक्ट करेंगे। ये होता है हमारा एक्सरे और सीटी। एक्सरे और सीटी जो है, इसी पे हम क्या है आगे देखेंगे, इसमें क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो एक्सरे और सीटी में हम क्या करते हैं, दो तरह में डिवाइड हुआ है हमारा जो ये हमारे पास कंट्रास्ट मीडिया है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया और दूसरा है पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। अभी यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा नहीं है कि इनका चार्ज वगैरह कुछ होता है, नहीं। इनका यूज़ कैसे होता है, ऑन द बेस ऑफ दैट दे आर क्लासिफाइड इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपको याद रखना है जो नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया है, नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया को हम में हमारे क्या क्या आता है, एयर आता है। एयर में क्या क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया में हमारे पास अब मेन जो हमारे पास है, मेन होता है हमारा यही पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। तो इसमें दो टाइप से हमारे पास, एक तो आया BaSO4 मीन्स के बेरियम सल्फेट, और दूसरा आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया। ये जो बेरियम वाला होता है ये इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल। दैट्स वाई क्या आपका आगे जो आप पढ़ोगे इसमें बेरियम जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें बेरियम यूज़ होता है। बेरियम बेस्ड प्रोसीजर हम करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो वहाँ पे हम बेरियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास वेसल्स वगैरह हैं वहाँ हम करते हैं आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया, क्योंकि आयोडीनेटेड जो है वो होता है सॉल्युबल और ये होता है इनसॉल्युबल। अगर आप जो है बेरियम को यूज़ करोगे कहाँ पे, इन केस ऑफ वेसल्स, तो ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में, तो इसकी जो वहाँ से जो ये रिमूव ही नहीं हो पाएगा वहाँ से। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं GIT में, और इसको यूज़ करते हैं किस में, वेसल्स में, वेसल्स को विजुअलाइज करने के लिए या ऑर्गन्स को विजुअलाइज करने के लिए। अब जो हमारा आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया है, आयोडीनेटेड हमारे पास देखो, बेरियम तो हमारे पास सिंगल ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक होगा या वैसा ऐसा होगा, नहीं। आयोडीनेटेड में हमारे पास क्या है, दो तरह के टाइप्स हैं। एक आया हाई ऑस्मोलर और दूसरा आता है लो ऑस्मोलर। क्या आता है? एक हाई ऑस्मोलर और दूसरा आता है लो ऑस्मोलर। ठीक है, अब ये हाई ऑस्मोलर और लो ऑस्मोलर क्या होता है, ये असल में क्या होता है, ऑस्मोलैलिटी पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब जिसका ज़्यादा ऑस्मोलैलिटी
ऑस्मोलरिटी होगा दैट इज हाई ऑस्मोलर, एंड जिसकी कम होगी दैट इज लो ऑस्मोलर। अब देखते हैं हाई ऑस्मोलर में क्या आता है और लो ऑस्मोलर में क्या आता है। आपको याद रखना है कि जो हमारे पास हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है उसमें आते हैं आयोनिक मोनोमर्स। आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो आयोनिक वाली चीज़ें होती हैं ये होती हैं टॉक्सिक। क्या होती हैं? ये जो आयनिक वाली चीज़ें होती हैं, आयनिक वाली चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास? टॉक्सिक होती हैं, ठीक है। और जो नॉन आयोनिक होते हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं एज कंपेयर टू द आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया, ठीक है। तो हाई ऑस्मोलर में क्या है? ओनली एंड ओनली क्या? आयोनिक मोनोमर। मोनो का होता है मतलब सिंगल। आगे मैं स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा मोनोमर्स और डाइमर्स के, ठीक है। लो ऑस्मोलर में आपके 3 आएंगे। एक तो देखो आयोनिक मोनोमर, आयोनिक डाइमर, नॉन आयोनिक मोनोमर और नॉन आयोनिक डाइमर। लेकिन याद रखना है कि हाई ऑस्मोलर में सिर्फ क्या आएगा? आयोनिक मोनोमर, और लो ऑस्मोलर के केस में आएंगे बाकी सारे, आयोनिक को छोड़ के बाकी सारे, आयोनिक डाइमर, नॉन आयोनिक मोनोमर और नॉन आयोनिक डाइमर। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला जो कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसा सबस्टेंस होता है जो यूज़ होता है इमेजिंग टेक्निक्स में टू इम्प्रूव कंट्रास्ट बिटवीन बॉडी टिश्यू और इमेज ऑन इमेजेस। जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ होंगे बॉडी टिश्यूज़ को, तो उनको क्या करने के लिए उनकी जो क्वालिटी होती है, उनका कंट्रास्ट जो होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। अब जो कंट्रास्ट मीडिया यूज़ होता है कॉमनली यूज टू इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल और जीआई ट्रैक्ट। मीन्स कि ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जो कंट्रास्ट मीडिया है वो आप मेनली किसके लिए यूज़ करते हो? तो मेनली जो हमारे पास ये यूज़ होता है दैट इज विजुअलाइजेशन, जो विजिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, जो आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए, एनहांस करने के लिए यूज़ होता है, और आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए, मीन्स कि आपके जो इंटेस्टाइन्स है उसको विजुअलाइज करने के लिए, एनहांस करने के लिए ये यूज़ होता है हमारे कंट्रास्ट मीडिया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया, तो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया में यूज़ होता है आयोडीन। क्या यूज़ होता है? आयोडीन। अब यहाँ पे जो आयोडीन है ये सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट मीडिया यूज़ होता है। हम जितने जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द कंट्रास्ट है दैट इज़ आयोडीन वाला कंट्रास्ट, आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ 53, और इसका एटॉमिक मास जो है वो क्या होगा? इसका ही लगभग अप्रॉक्सीमेटली डबल होता है, दैट इज़ 127। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 53 इंटू 2 अगर करेंगे दैट इज़ 126। तो लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि न्यूट्रॉन्स वगैरह भी अंदर से प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा एटॉमिक मास क्या होता है? 127, एटॉमिक नंबर 53 और एटॉमिक मास कितना? 127, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि बॉडी में टोटल आयोडीन कंटेंट जो बॉडी में होता है दैट इज़ 50 mg, मीन्स के 50 मिलीग्राम हमारे पास बॉडी में भी क्या होता है? आयोडीन। अभी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि हम जो है ये कंट्रास्ट मीडिया ही क्यों यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है कि ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी हाई कंट्रास्ट डेंसिटी होती है। क्या ये क्या करता है? हाई, इसमें डेंसिटी अच्छी होती है, किसकी वजह से? हाई एटॉमिक नंबर की वजह से, ठीक है। जैसे मैंने बोला हुआ है एक्सरे में एक पॉइंट के एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या है? वो वाइट दिखेगा। मीन्स के एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे? 53 ज़्यादा है हमारे पास, तो यहाँ पे भी क्या होगा? वो अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पे क्या करता है? ये जो बाइंड होता है हमारे पास, जब दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं तो इसका जो उसके साथ एफिनिटी होती है वेरिएबल बेंजीन रिंग के साथ, वहाँ पे भी ये क्या करता है? अच्छे से उनके साथ बाइंड करता है। लो टॉक्सिक हमारे पास होता है। आपको याद रखना है जो आयोडीन है ये एमआरआई के लिए सूटेबल नहीं है, दैट्स वाई जो हम क्या करते हैं एमआरआई के लिए गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? एग्जिस्ट मेजरली इन लिक्विड फॉर्म। ये जो आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया होता है ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, और क्या होता है? सॉल्युबल। जैसे मैंने बोला हुआ था क्या बेरियम क्या है? इनसॉल्युबल, और ये वाला क्या होता है? सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया।
अभी यहीं पे थोड़ा सा बेरियम सल्फेट के बारे में भी पढ़ते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जो आपका बेरियम सल्फेट होगा वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो होता है हमारे पास या तो पाउडर की फॉर्म में या होता है सेमी सॉलिड में, या तो पाउडर में या सेमी सॉलिड में। मीन्स के थोड़ा सा क्या होता है, जैसे हनी होता है उस शेप में होगा, या क्या होगा पाउडर के फॉर्म में। ये जो है क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दैट मीन्स के ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। और क्या होता है, नॉन टॉक्सिक। और आयोडीनेटेड क्या होता है, वो टॉक्सिक होता है, ठीक है, उससे डेथ भी होती है पेशेंट की, वो आगे हम देखेंगे। और ये जो है इजीली एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, मीन्स कि जब ये इंटेस्टाइन्स में जाएगा ये एब्जॉर्ब होगा ही नहीं वहाँ से, तो ये क्या है, फीसिस के साथ साथ ये भी क्या है, एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी के साथ। ये जो है बॉडी कैविटी में बहुत टाइम तक रहता है। मीन्स कि अगर आपने कोई बेरियम स्टडी की होगी तो उसके बाद स्टडी के बाद लगभग 2 से 3 दिन क्या होगा, ये जो बेरियम सल्फेट है वो बॉडी के अंदर उन इंटेस्टाइन्स में रहता है। अब ये जो है किसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। जैसे मैंने पीछे बोला हुआ था कि जो आपका आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट होता है उसमें आयोडीन यूज़ होता है, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है, आपने बोला था 56, इसके केस में होता है 53। कितना होता है, उसमें 53 होता है और उसमें कितना होता है, 56। दैट्स वाई मैंने बोला था वहाँ पे जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 127, मीन्स कि 53 का डबल, यहाँ पे क्या है 56 एटॉमिक नंबर। एक पॉइंट जो है मैंने ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन मैंने आपको बोला था ऑस्मोलैलिटी, क्या डिपेंड करते हैं ऑस्मोलैलिटी पे। अब थोड़ा सा ये ऑस्मोलैलिटी के एक लाइन हम देखते हैं, ऑस्मोलैलिटी होता क्या है। ऑस्मोलैलिटी जो होता है ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल इन अ सोल्यूशन। मीन्स के आपका एक सोल्यूशन है, उसमें जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। मतलब कि आपने अगर एक पानी का जग लिया, उसमें आपने 1 किलो की चीनी मिलाई। अब अगर मैं बोलूँगा कि उसमें कितने ग्राम्स की चीनी मिक्स हो गई है, दैट मीन्स वो उसकी क्या है, ऑस्मोलैलिटी। उम्मीद है कि ये ऑस्मोलैलिटी आपको समझ आया होगा, बिल्कुल इजी है, एक लाइन में इसका जो है इसकी डेफिनेशन है। आगे पढ़ते हैं हम ये आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो हमारे पास आइडियल कंट्रास्ट मीडिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको होना चाहिए पता, वो बायोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब जैसे आपके इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, वो सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, वो किसी के साथ नहीं मिलती हैं। इसी तरह क्या है, ये भी क्या करना चाहिए, ये भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये लो टॉक्सिक होना चाहिए। हमारा कंट्रास्ट मीडिया कैसा होना चाहिए, लो कंट्रास्ट मीडिया, लो टॉक्सिसिटी होनी चाहिए उसमें, और वाटर सॉल्युबल होना चाहिए ताकि वो इजीली क्या हो जाए, बॉडी से रिमूव हो जाए। कॉस्ट इफेक्टिव हो, ऐसा नहीं हो कि वो बहुत महंगा हो, हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए, तो वो क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव। इजीली एक्सेसिबल और अवेलेबल, मीन्स कि ये हमें आराम से मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हमें बहुत दूर जाना पड़े इसको लाने के लिए। शुड प्रोड्यूस हाई कंट्रास्ट इन लेस डोज, मीन्स कि आप जब डोज देते हो, केवीपी देते हो, डोज का मतलब होता है केवीपी, ठीक है। हमारा जो केवीपी वगैरह होता है, एमए वगैरह होता है, दैट इज डोज। तो वो बोलता है कि अगर आप कम डोज भी दोगे तब भी ये क्या देना चाहिए, आपको हाई कंट्रास्ट देना चाहिए। और इसकी होनी चाहिए ऑप्टिमम विस्कोसिटी, मीन्स कि एक अच्छी खासी विस्कोसिटी इसकी होनी भी चाहिए, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा इस डायग्राम में फिर से मैं एक बार ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताता हूँ कि जो नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया होता है इसमें क्या यूज़ हो रहा है, एयर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास होते हैं रेडियोल्यूसेंट। रेडियोल्यूसेंट होता है जिसमें से एक्सरेज आराम से पास हो सके, तो इनकी वजह से हमारे पास कैसी इमेज बनती है, ब्लैकिश इमेज बनती है। कैसी, ब्लैकिश इमेज, ब्लैक कलर की इमेज। और पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया की वजह से कैसी बनती है हमारे पास, ग्रे कलर की, और जिसको आप बोलते हो वाइट कलर की हमारे पास इमेज बनती है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया है ना, ये नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया हम देते हैं एज डबल कंट्रास्ट मीडिया इन केस ऑफ बेरियम प्रोसीजर्स। जब आप बेरियम मेल, बेरियम एनिमा, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे वहाँ पे आप देखोगे कि हम डबल कंट्रास्ट भी देते हैं, किसकी फॉर्म में, एयर की फॉर्म में, ठीक है। वहाँ पे हम कुछ एजेंट्स यूज़ करते हैं, इफरविसेंट एजेंट्स। कौन से, इफरविसेंट एजेंट्स। ये क्या करते हैं, ये होते हैं गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। इन्हीं की वजह से हमारे पास क्या होती है, वहाँ पे गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एयर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और वो क्या करवाते हैं, वो भी विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं।
अभी जो है हम यहाँ पे आयोनिक मोनोमर, आयोनिक डाइमर, नॉन आयोनिक मोनोमर और नॉन आयोनिक डाइमर, इनके स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो होते हैं ये हमारे पास बेंजीन रिंग्स होती हैं। कौन सी रिंग्स होती है? बेंजीन की रिंग्स होती हैं। बेंजीन होता है ऐसे स्ट्रक्चर। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C6H6। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर? ऐसे हमारे पास एक रिंग जैसी बनती है, अंदर से ऐसे, और ये जो हमारे पास बन जाती है एक बेंजीन रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम सबसे पहले देखते हैं आयोनिक मोनोमर क्या होता है। आयोनिक मोनोमर में मैंने जैसे मोनो का मतलब होता है सिंगल, मीन्स कि यहाँ पे कितनी रिंग होंगी? एक ही रिंग होगी, सिंगल रिंग होगी। यहाँ पे क्या होता है आप याद रखोगे, जो अपोजिट साइड देखो, एक को छोड़ के जो एक कोना है इसका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर होगा, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो अगर यहाँ पे आयोडीन होगा तो यहाँ पे नहीं होगा, फिर यहाँ पे होगा एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के यहाँ पे होगा, मीन्स कि 3 जगह आयोडीन होगा, एक एक जगह छोड़ के 3 जगह क्या है? आयोडीन। ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिल आयन। कार्बोक्सिल आयन होता है यहाँ पे, कौन से? यहाँ टॉप पे। और जो नीचे 2 बचते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? 2 आर ग्रुप्स। क्या होते हैं यहाँ पे? 2 आर ग्रुप्स, R1 और R2। ठीक है, ये कहाँ पे? आयोनिक मोनोमर। आयोनिक के केस में आपका क्या होगा? एक आयन होगा। कौन सा आयन? कार्बोक्सिल आयन होता है आपका। अब आयोनिक डाइमर के केस में क्या होगा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही 2 रिंग्स हमारे पास। सबसे पहले कुछ चीज़ें आप याद रखोगे यहाँ पे, और कि यहाँ पे होता है कार्बोक्सिल आयन, और इस चीज़ का जो रेशो होता है वो होता है 3:2। कितना होता है? 3:2। पीछे मैंने बोला ऑस्मोलैलिटी के बारे में भी, कि ऑस्मोलैलिटी क्या होता है? कि डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन में, दैट इज ऑस्मोलैलिटी। अब इसमें ऑस्मोलैलिटी की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 1500 टू 2000 मिली ऑस्मोलर, OSM हो गए ऑस्मोलर पर केजी, 1500 टू 2000 मिली ऑस्मोलर पर केजी। अब चलते हैं डाइमर के केस में, आयोनिक डाइमर। आयोनिक में क्या मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल ये 2 रिंग्स है, इसमें क्या होता है? ये आयोडीन और ये आर ग्रुप, ये क्या होता है? कॉमन, मीन्स कि ये आयोडीन इसके साथ भी है और ये आयोडीन इसके साथ भी है, और ये आर ग्रुप इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। अब आपको याद रखना है इसमें 4 क्या होंगे? ये आर ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, सोच रहे होंगे ये आर ग्रुप क्या है? आर ग्रुप का मतलब होता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी जुड़ सकता है। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होते हैं, यहाँ पे कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है, अब 3 जगह पे मैंने बोला था कि 3 जगह क्या हो जाएगा? आयोडीन आएगा। 3 जगह, एक छोड़ के फिर यहाँ, एक छोड़ के फिर यहाँ, फिर मैंने बोला था टॉप पे क्या होगा? यहाँ पे कार्बोक्सिल आयन होगा, और नीचे क्या होंगे? 2 R1 और R2 होगा। ठीक है, अब मैंने बोला ये तो इसका क्या है, आपका क्या होता है? ये सेम होता है, तो आपको स्टार्ट करना है R1 R2। यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप, जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो एक ही जगह होगा, बाकी आपके 4 जगह क्या होगा? आर ग्रुप, मीन्स यहाँ पे R4 और यहाँ पे R3, R1 R2, और इसकी ऐसी नंबरिंग करते हैं R1 R2 R3 और ऊपर R4। इसका जो रेशो होता है दैट इज 6:2। ऊपर कितना था? 3:2, यहाँ पे इसका डबल 6:2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, इसका होता है 600 मिली ऑस्मोलर पर केजी। क्या? ऑस्मोलैलिटी। अब देखते हैं हम नॉन आयोनिक मोनोमर के। नॉन आयोनिक मोनोमर यहाँ पे कैसा होता है? आपने याद रखना है, जैसे आयोनिक में क्या था? कार्बोक्सिल ग्रुप। नॉन आयोनिक में आपका होगा हाइड्रोक्सिल और OH ग्रुप, जिसको आप बोलते हो, या अल्कोहल ग्रुप जिसको आपको बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा? आयोडीन 3 जगह होगा, एक एक जगह छोड़ के 2 जगह हमारे पास क्या होगा? R1 और R2, और ऊपर क्या होगा हमारा? अल्कोहल ग्रुप। इसका रेशो होता है 3:1। क्या होता है? 3:1। ये हमारे पास होता है, इसकी ऑस्मोलैलिटी होती है 600 टू 700। कितनी? 600 टू 700 मिली ऑस्मोलर पर केजी। और जो नॉन आयोनिक डाइमर होता है, मैंने बोला डाइमर में क्या होता है कि ये दो स्ट्रक्चर जो है वो 2 बेंजीन रिंग्स है, और बीच में क्या होता है? एक एक चीज़ यहाँ पे कॉमन रहता है। यहाँ पे R1 सेम जैसे आयोनिक में आपने देखा, R2 और यहाँ पे R3 और यहाँ पे ऊपर R4। ठीक है, R1 R2 R3 और R4, और यहाँ पे एक ही जगह क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। इसकी क्या है? 6:1 रेशो और 290 मिली ऑस्मोलर पर केजी।
इसका डबल क्या होगा 6 हमारे पास, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है इन रेशोज और ये जो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी आ गए, इसी की वजह से टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है। जैसे आपने यहाँ पे कितना देखा आयोनिक के केस में 1500 to 2000, अब यहाँ पे नॉन आयोनिक के केस में आप क्या देख रहे हो 290। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉन आयोनिक। वो कौन सा होता है, नॉन आयोनिक डाइमर यूज़ होता है हमारे पास आयोडीन के केस में। अब चलते हैं हम एलर्जिक रिएक्शंस पे, कि जो भी हमारे पास कंट्रास्ट मीडिया होता है उससे एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, उससे एलर्जिक रिएक्शंस हमारे पास हो जाती हैं। क्या होती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। अब ये एलर्जिक रिएक्शंस कितने टाइप की हो सकती हैं, ये एलर्जिक रिएक्शंस जो है 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला हो गया हमारे पास माइल्ड रिएक्शन, दूसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन और तीसरा होता है सवियर रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैं बाद में इक्विपमेंट्स या ड्रग्स वगैरह भी बताऊंगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि आपको कैसे कैसे रिएक्शंस मिलेंगे आपको पेशेंट के केस में। फॉर एग्जांपल कंट्रास्ट आपने दे दिया, अब पेशेंट आपको बोलेगा जैसे मुझे नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग उसको उल्टी आ रही है, मेटेलिक टेस्ट उसे हो रहा है, वार्म सेंसेशन हो गया, उसको गर्माहट जैसी महसूस होती है, स्नीजिंग उसको क्या होती है, छींक आती है, खांसी कफ होता है, खुजली होती है या बुखार चढ़ता है। मतलब कि जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे पास डे टू डे लाइफ में भी होता है दैट इज़ माइल्ड रिएक्शंस, ठीक है। इनका उतना कुछ इशू नहीं होता है। इसके बाद आते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट मीन्स के इसमें जो है थोड़ा जो है हमें खतरा जैसा महसूस होता है, इसमें उतना भी नहीं होता है, मीन्स ये भी आराम से जो है क्या होता है इसको क्योर किया जा सकता है। जैसे हमारे पास ब्रेडिकार्डिया हो गया और ट्रेकिकार्डिया, ये होते हैं हमारे पास हार्ट रेट के रिलेटेड। जैसे ट्रेकिकार्डिया हो गए जब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए, और ब्रेडिकार्डिया हो गए जब आपका हार्ट रेट कम हो जाए। हाइपोटेंशन हो गए जब आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता है, और यहीं पे आपको हाइपरटेंशन भी मिलता है कि आपका ब्लड प्रेशर जब बीपी जो आपका क्या हो जाता है इंक्रीज। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग के लिए एक शॉर्ट टर्म भी यूज़ होती है दैट इज़ डिस्पेनिया, ठीक है। क्या यूज़ होती है, डिस्पेनिया मीन्स कि आपके पेशेंट को क्या होगा, दम जैसा महसूस होगा। सेवियर रिएक्शंस जो होती हैं लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, या एनाफाइलेक्टिक भी इनको बोलते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स कि यहाँ पे इंसान की जान जा सकती है, दैट इज़ नोन एज लाइफ थ्रेटनिंग। जैसे कि आपका यहाँ पे कार्डिक अरेस्ट मिलेगा, आपको पैरालिसिस मिलेगा, मीन्स के दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग। अब इनको कंट्रोल करने के लिए अगर रिएक्शन हो गई तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ एमरजेंसी इक्विपमेंट्स, जिसमें मैं इक्विपमेंट्स भी देखूंगा और ड्रग्स भी हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इक्विपमेंट्स में आपके पास होना चाहिए वेंटिलेटर आपके पास होना चाहिए, एक सक्शन मशीन। इस सक्शन मशीन से क्या होता है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को क्या हुआ, वॉमिटिंग हो गई, तो आप क्या करोगे, इस सक्शन मशीन से क्या करोगे, उस सारे फूड पार्टिकल्स को बाहर निकालोगे। इंट्राट्रेकियल ट्यूब मीन्स कि एक ऐसी ट्यूब होती है जो आप क्या करते हो, ट्रेकिया में इंसर्ट करते हो ताकि पेशेंट को आप उसके जरिए क्या करो, ऑक्सीजन दे सको। लेरिंजियोस्कोप हमारे पास होता है ऐसे एल शेप। क्या होता है, एल शेप मेटल का बना हुआ होता है। इससे क्या करते हैं, हम पेशेंट का जो मुंह है उसको अच्छी तरह से खोलते हैं ताकि हम ट्रेकिया को क्या कर सके, ट्रेकिया को ऐसे खोल सके ताकि उसके अंदर ट्यूब हम डाल सकें। अब ड्रग्स क्या क्या हमने यूज़ करनी है, ड्रग्स में आपको यूज़ करना है एट्रोपाइन, एड्रेनालिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन का एक और नाम होता है, कॉमन नेम इसको बोलते हैं हाइड्रोकॉट भी, ठीक है। डायज़ापाम और एविल, इन सब जो ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये सारा जो लेक्चर है मेरा अच्छा लगा होगा। जैसे मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज सब चीज़ें बताई, डेफिनेशन बताई, फिर क्लासिफिकेशन बताई, फिर आयोडीन क्या होता है, बेरियम कैसे होता है, फिर मैंने डाइमर्स वगैरह के बारे में बताया, फिर एलर्जिक रिएक्शंस बताया मैंने, फिर इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है। इसके बाद आपको सारी जो प्रोसीजर से आपको चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिलेटेड हो या बेरियम ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रिलेटेड है, वो आपको जो है आगे लेक्चर्स में मिलते रहेंगे। आप वो जो है यूट्यूब जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।